मैं नचिकेत, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। एक ऐसी बात जो मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की, कर ही नहीं सकता था। बात ही कुछ ऐसी थी, लेकिन आज नहीं राजा, क्योंकि आज इस किस्से का किस्सा भी खत्म हो जाने वाला है। शतरंज, चेस, मेरा पैशन, मेरी रगों में खून की तरह दौड़ता है। मेरी सोच, मेरी आदत, या यूं कहूं कि मेरी जिंदगी बन चुका है। हारते हारते भी जीतने की जिद बनी रहती है मुझे, और जीतने के लिए जरूरी चालों का वो रोमांच, वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल, इसका एडिक्ट हो गया हूं। तो मैं नचिकेत, मैं एक एड एजेंसी में कमर्शियल फोटोग्राफर था। जी हाँ, था मतलब मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि दुनिया ही छोड़ दी। मैं सच कह रहा हूं, मैं मर चुका हूं। मेरे नाम के पहले स्वर्गीय, मकतूल, लेट, ये सब कुछ लिखा जा चुका है। मेरी पत्नी विधवा हो चुकी है। आप यकीन नहीं मान रहे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं सच कह रहा हूं। वाकई फर्क सिर्फ इतना है कि ये मेरा सच है, और यही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो मैं एक कमर्शियल फोटोग्राफर था। लगभग 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई नंदिनी के साथ। अच्छी खासी गृहस्थी थी हमारी, खुद का घर, उसमें 2 ही प्राणी, अच्छी खासी नौकरी थी मेरी, खूबसूरत बीवी, और क्या चाहिए। दिन बड़े मजे में कट रहे थे। लेकिन एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में कुलबुलाता रहता था। क्या यही मेरी डेस्टिनी है? सुबह उठकर दोपहर का खाना पैक करो, दिन भर दूसरों के लिए सिर खपाओ, दोपहर को ठंडा ठंडा खाना खाओ और फिर पड़ो दूसरों के लिए। शाम को लस्त पस्त होकर घर लौटो, किस्तों में लिया हुआ टीवी देखो, किस्तों में पैदा किए हुए बच्चों की पढ़ाई लो, आदत के मुताबिक शरीर सुख लो और दो, और उसके बाद पड़े रहो मुर्दे जैसे अगले दिन के इंतजार के लिए। और अगले दिन सुबह उठकर फिर सब कुछ वही। क्या यही सुखी जीवन है? मैं नहीं मानता, मैं कतई नहीं मानता।
मैं मानता हूं कि जिंदगी थ्रिलिंग होनी चाहिए, थ्रिलिंग, एक कॉशियस एक्साइटमेंट होना चाहिए जिंदगी में। हाँ, लेकिन ये थ्रिल, ये एक्साइटमेंट अंधेरे कमरे में टटोलते हुए घूमने का एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। खुद में इतना मापता होना चाहिए कि आदमी अपनी हर मूव को पहले से प्लान कर सके, एग्जैक्टली शतरंज की चाल की तरह। कुएं के मेंढक की तरह मुझे अपना आकाश रोक के नहीं रखना, परिंदे की माने बड़ा अनंत आकाश चाहिए मुझे, अनंत। जिस होटल में जाना चाहे वहां जाने की औकात होनी चाहिए, पहले कीमत और बाद में आइटम। इस उल्टे सीक्वेंस में मीनू नहीं रहना है मुझे। जिंदगी पॉश होनी चाहिए, पॉश। डिजाइनर कपड़े, एग्जॉटिक परफ्यूम, तनिष्क के गहने, नक्षत्र के डायमंड, गाड़ी, बंगला, ज्वेलरी, सब कुछ। बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना जरूरी होता है, और मैंने तय कर लिया था कि मुझे बड़ा बनना है, अपनी सोच से भी बड़ा। और अगर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो करूंगा, कुछ भी, कोई गुनाह भी। यस, अ क्राइम टू। मैंने कहीं पढ़ा था, बिहाइंड एवरी ग्रेट फ्यूचर देयर इज अ क्राइम। यू सी, जमाना आगे बढ़ता रहता है, जिंदगी में अनेक मौके आते हैं, लेकिन हर मौका चीख चीख कर यह कह रहा होता है, मेरा इस्तेमाल करो, फायदा उठाओ मेरा, बी सक्सेसफुल। पर सक्सेसफुल होना है तो मौके का फायदा तो उठाना ही पड़ेगा, फिर वो मौका कोई गुनाह ही क्यों ना हो। दुनिया के लिए गुनाह होगा वो, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक मौका होगा। वैसे कोई नई बात नहीं कह रहा हूं मैं, हर एक इंसान इस तरह के मौके का फायदा उठाता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे स्टेशन की बात लीजिए, अगर इंसान को मौका लगे तो वो बगैर प्लेटफॉर्म टिकट के ही प्लेटफॉर्म पर चला जाएगा। हालांकि यह गुनाह है, गुनाह होता है, छोटा या बड़ा नहीं। अ क्राइम इज अ क्राइम, या यूं कहे कि अ मौका इज अ मौका, दैट्स ऑल। खैर, तो मैं आपको बता रहा था कि यह मौका मेरे हाथ किस तरह से आया। तो एक दिन एक इंश्योरेंस एजेंट हमारे ऑफिस में आया और उसने अपनी स्कीम एक्सप्लेन की और चला गया। लंच ब्रेक में सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। अचानक किसी के मुंह से निकल गया, बढ़िया स्कीम है यार, अपने नाम से लाखों की पॉलिसी लो, एक हाथ प्रीमियम भरो और मर जाओ, आपके पीछे आपके घर वालों को लाखों रुपए मिल जाएंगे। बाकी सब लोग तो मजाक समझकर हंसने लगे, लेकिन मेरे दिमाग में यह आइडिया भिनभिनाने लगा, मैं एक्साइट होने लगा। उस शाम को जब मैं दफ्तर से लौटा तो स्टेशन पर मुझे एक भिखारी दिखाई दिया। फोटोग्राफर होने की वजह से मुझे लोगों के चेहरे ध्यान से देखने की आदत है। मैंने महसूस किया कि उस भिखारी के चेहरे की बनावट और उसकी कदकाठी बहुत कुछ मुझसे मिलती है। ये सिमिलरिटीज ही थी जिसकी वजह से मुझे उसका चेहरा याद रहा। उस रात को मैं सो नहीं सका, आंखों के सामने बार बार उस भिखारी का चेहरा घूम जाता और कानों में आंखों ऑफिस के लोगों की वो बातें कि अपने नाम से लाखों की पॉलिसी लो और मर जाओ, अपने नाम से लाखों की पॉलिसी लो और खुद मर जाओ। लेकिन अगर मरने वाला खुद न होकर कोई और हो तो पैसा भी मिलेगा और जिंदा भी रहेंगे। मेरे दिमाग में प्लानिंग शुरू हो गई। प्रोफेशनल होने की वजह से मुझे हर काम एक सिस्टम से करने की आदत है, इसलिए सबसे पहले मैंने पूरा प्लान आउटलाइन किया और उसके बाद एक एक स्टेज के डिटेल्स। और ये सब कुछ मैंने केवल दिमाग में नहीं किया, डॉक्यूमेंट किया, एक एक चीज लिखकर फाइल के अंदर। तो इस प्लान का सबसे पहला हिस्सा था इंश्योरेंस पॉलिसी लेना। मैंने उसी इंश्योरेंस एजेंट को बुलाया, उससे 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी ली, 1 साल का प्रीमियम भरा और अब मैं अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार था। यह तय था कि प्लान सक्सेसफुल हो जाने के बाद
पैसा मिल जाने के बाद इंडिया में नहीं रहना ना, नॉट एट ऑल। इसलिए मैं अलग अलग एम्बेसीज में जाकर बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने लगा। मुझे मालूम पड़ा कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में कंप्यूटर प्रोफेशनल्स को आसानी से सिटीजनशिप मिल जाती है। इसलिए मैंने 3D एनिमेशन के 6 महीने के कोर्स में एडमिशन ले लिया और साथ ही नए नामों के साथ पासपोर्ट बनाने की जुगत में भिड़ गया। अब 6 महीने तक, यानी कि मेरा कंप्यूटर कोर्स खत्म हो जाने तक इस फ्रंट पर कोई काम नहीं होना था। इसलिए मैंने दूसरे फ्रंट पर काम करना शुरू कर दिया। दूसरा फ्रंट यानी भगवान से पहचान बढ़ाना। आप कुछ और मत समझिए। भगवान उस भिखारी का नाम था जो मुझे स्टेशन पर मिला था। मैंने उससे पहचान बढ़ाई। मैं उससे आते जाते रोज मिलता था, उसे भीख भी देता था, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 5 रुपए। कभी मैंने उसके साथ चाय भी पी, कभी नाश्ता किया, एक आध बार खाना भी खाया था उसके साथ मैंने। उसी समय मुझे मालूम पड़ा था कि उसका नाम भगवान है। उसका पूरा परिवार एक भूकंप की चपेट में आ चुका था। वो अकेला था और वहीं कहीं रहता था। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि उसके मर जाने के बाद उसे ढूंढने वाला कोई नहीं था। अब मेरा प्लान और पुख्ता हो गया। अब मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया और वीजा मिलने की तारीख तय होते ही मैंने भगवान को मारने की तारीख तय की। और इस स्टेज पर आने के बाद मैंने पूरा प्लान नंदिनी को बताया और उसे इसमें शामिल किया। उसकी पहली रिएक्शन एंटीसिपेटेड थी। उसे मुझसे डर लगने लगा, लेकिन मैं उसे कन्विंस करता रहा। मैं जानता था कि इस कोशिश में कम से कम 15-20 दिन का समय तो लगेगा ही लगेगा। और साथ ही साथ मैं भगवान को मारने की जगह, समय और मेथड भी तय करता रहा। आखिर नंदिनी मान गई। उसे मानना ही था। उसका मेरे खिलाफ जाना चलता नहीं। उसे पूरा प्लान पता था। यदि पूरा प्लान मुझे 1 साल के लिए भी पोस्टपोन करना पड़ता तो करता, लेकिन उसका इस प्लान में शामिल होना बेहद जरूरी था। आखिर नंदिनी मान गई। फिर तय तारीख को मैंने रात में चलने वाली मुंबई अहमदाबाद ट्रेन में एक कूपे बुक कराया। उस दिन शाम को दफ्तर से मैं हमेशा वाली ट्रेन और डिब्बे से घर लौटा। स्टेशन पर भगवान से मिला। उससे मैंने कहा, रात को कुछ भारी भरकम सामान उठा के ले जाना है, चलोगे क्या? 100 रुपए मजदूरी सुनते ही वो तैयार हो गए। मैं घर लौटा, कपड़े बदले और नंदिनी को मैंने बोरीवली भेज दिया और खुद जाकर स्टेशन पर भगवान से मिला। उस दिन ऑफिस में जो मैंने कपड़े पहने थे वो मैंने उसे दे दिए और उससे कहा कि हम लोग जहां जा रहे हैं वहां ठीक ठाक कपड़े पहन के जाना होगा। वो मान गया। उसने मेरे कपड़े पहन लिए। फिर हम लोग बोरीवली पहुंचे। नंदिनी वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। ट्रेन के आने में अभी समय था, इसलिए मैंने भगवान को खाना खाने के लिए भेज दिया और मैं और नंदिनी भी खाना खाने के लिए चले गए। मैं और नंदिनी खाना खाकर वापस जब स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एंटर कर रही थी। मैंने जल्दी में मैंने अपना कंपार्टमेंट ढूंढा। कंपार्टमेंट में घुसकर मैंने भगवान को बुला लिया। भगवान, भगवान। भगवान आया। कूपे में घुसते ही भगवान नंदिनी को देखकर कुछ पूछता, जिसके पहले ट्रेन चल पड़ी और मैंने उसका गला पकड़ लिया और उसे नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर चढ़कर उसका गला दबाने लगा। लगभग 1.5 मिनट तक वो छटपटाता रहा और फिर शांत हो गया।
बाद मैंने इंटेलिजिबल लिंक से उसकी पीठ और जांघ पर कील बनाया। उसके बाद मैं और नंदिनी उसकी बॉडी को घसीटकर दरवाजे तक ले गए। उसके बाद मैंने उसकी बॉडी को टांगों से पकड़ा, टांगों से पकड़कर उसे दरवाजे तक ले गया और उसका चेहरा कुचले जाने तक उसे पहियों के पास लटकाए रखा और फिर छोड़ दिया। ट्रेन लगभग 3 मिनट बाद रुकी। बहुत सारे लोग उतरे, टॉर्च लेकर पीछे की ओर जा रहे गार्ड के पीछे पीछे चलने लगे। लगभग 8 मिनट चलने के बाद उन्हें भगवान की डेड बॉडी मिली। उसका चेहरा पूरी तरह से कुचल चुका था। चेहरे से उसे पहचानना नामुमकिन था। मेरा काम हो चुका था। इतने में दूसरे ट्रैक पर दूसरी तरफ से आने वाली एक लोकल ट्रेन रुक गई। तमाशाइयों की भीड़ में शामिल होकर मैं और नंदिनी उस ट्रेन में बैठे और वापस आ गए। नंदिनी कुछ बोल नहीं रही थी, एकदम सफेद पड़ गई थी। हालांकि बोल तो मैं भी कुछ नहीं रहा था, क्योंकि मैं उस समय पूरा प्लान रिवाइज कर रहा था। कहीं कोई चूक तो नहीं हुई, कुछ छूटा तो नहीं। और उसके बाद शुरू हुई मेरी घर की लंबी कैद। दुनिया के लिए मैं मर चुका था, इसलिए घर में पड़े पड़े टाइम पास करता रहता था। आपको सच बताता हूं, अगर बहुत सारा पैसा कमाने, एक एक्सोटिक लाइफस्टाइल अपनाने की इच्छा शक्ति यदि मेरे मन में नहीं होती तो घर में पड़े पड़े सीढ़ी को देखते देखते पागल हो गया होता। लेकिन उस समय मैं पूरा प्लान रिवाइज करता था। नंदिनी को इंश्योरेंस ऑफिस में, इंक्वायरी ऑफिस में, पुलिस के सामने क्या कहना है और किस तरह से कहना है, ये उसे बताता था मैं, और उससे रिहर्स भी कराता था। और इसी कारण ना तो इंश्योरेंस ऑफिस में, ना पुलिस में, ना इंक्वायरी में किसी को भी रत्ती भर भी शक हुआ। और आज इस प्लान की ये आखिरी स्टेज भी खत्म हो रही है। नंदिनी गई है इंश्योरेंस ऑफिस क्लेम का चेक लेने के लिए। मेरी मौत का क्लेम 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए। अब तक उसे मिल भी गया होगा, हो सकता है वो आती होगी, शायद आ गई।
क्या हुआ? क्या क्या हुआ? चेक का क्या हुआ? नजीब थक गई हूँ मैं, एक गिलास पानी पिलाओगे? हाँ, अब बताओ, चेक का क्या हुआ? क्या बताऊं नजीब, देखो आज मैं गई तो थी वहां पर वहां का हालचाल तो तुम्हें मालूम ही है। मैं इतने सारे सवाल जवाब होने लगे, मैं हुआ क्या? Nandini, as per plan, we did it. Hey. Nandini, come on, let us celebrate. Some more. We have drinks. Just a minute. I'll bring. Come, Nandini, come. हमारी भावी सुखी और अमीर जिंदगी के लिए। तुम्हारी जीनियस और तुम्हारी फ्लॉलेस प्लानिंग के लिए। Cheers. At last. At last. अच्छा नंदिनी, एक बात बताओ, हाँ बोला। तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई यार? चेक मिलने में ही देर हो गई। मतलब? बड़ी देर तक तो साहब के कमरे में बैठी रही कि वो आए, उनका इंतजार करती रही। फिर वो आए, फिर वही ढेर सारे सवाल और फिर और बहुत सारे सवाल। सच्ची नची, लगातार वही सवाल और उनके वही जवाब देते देते ना मुझे तो बोरियत हो गई है। अब मुझे लगता है यदि कोई मुझे नींद से उठाकर भी पूछे ना तो मैं घटना, दिन, तारीख, समय सब कुछ धड़ाधड़ बता दूंगी बिना रुके। बिल्कुल रट्टा मारे माफिक ना? यस। खैर, तय के मुताबिक सब कुछ धड़ाधड़ बताया, फिर आखिरी टेबल पर जाकर तुम्हारी 5-6 तस्वीरें दी, दस्तखत किए और बस चेक लेकर घर आ गई। अच्छा ये बता, वो चेक लेते समय तुम्हें कैसा लगा? नची, ऐसा लगा, ऐसे लगा जैसे हजार के नोट, हजार के नोट हाथ में ले रही हूँ नची। इंश्योरेंस ऑफिस के बाहर आते ही मेरा पर्स 1 करोड़ रुपए के नोट होने जितना भारी हो गया था, पता? What a heady feeling it was, अच्छी। बस उन्हीं नए नोटों की खुशबू का फील लेते हुए मैं घर आ गई तुम्हारे पास। अच्छा ये बताओ, हाँ। आज इंश्योरेंस ऑफिस में उन लोगों ने तुमसे क्या पूछा? A very intelligent question. हैं? अरे वही हमेशा के क्वेश्चन, घिसे पिटे। हाँ। और तुमने उन्हें क्या जवाब दिया? इस बार सब कुछ। हैं? सब कुछ। सब कुछ मतलब?
मतलब जो तुमने सिखाया था वही सब कुछ बाबा, वही सब कुछ और बिल्कुल उसी तरह। अच्छा हाँ हाँ। सर, लगभग 1.5 साल पहले मेरी और नचिकेत की शादी हुई। नचिकेत एक एड एजेंसी में कमर्शियल फोटोग्राफर था। शुरू के 6 महीने कैसे हंसते खेलते निकल गए पता ही नहीं चला। उसके कुछ ही दिनों बाद नची ने अपने एक दोस्त से एक बीमा पॉलिसी ली थी। मुझे एहसास हुआ वो मेरी कितनी केयर करता है, कितना प्यार करता है वो मुझसे। उस दिन नची एक एड कैंपेन के लिए निकल गया था सुबह से, देर रात तक लौटा नहीं, क्योंकि वो बताकर गया था कि वो देर से लौटेगा, इसलिए मैंने ज़्यादा फिक्र नहीं की। पर जब वो दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक भी नहीं आया तो मुझे घबराहट होने लगी। मैंने उसके दफ्तर फ़ोन किया तो पता चला कि शूट तो रात 10 बजे ही ख़त्म हो गई थी। अब मुझे बहुत टेंशन होने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैसे जैसे दिन बीतने लगा मेरी घबराहट और बढ़ने लगी। फिर मैं बार बार नची के दफ्तर फ़ोन करती। वहाँ मुझे पता चला कि वो उस दिन काम पर ही नहीं आया था। नची के किसी दोस्त या रिश्तेदार के बारे में भी मुझे नहीं मालूम था जहाँ वो जाता था। उसके ऑफिस के अलावा मैं उसे कहाँ ढूंढती सर। होते होते पूरा दिन निकल गया। जब मुझसे बिल्कुल नहीं रहा गया तब शाम के 7 बजे के आसपास फिर मैंने थाने में रिपोर्ट लिखाई, नची की एक तस्वीर और बाकी के कुछ इन्फॉर्मेशंस दी। सर वो रात मैंने कैसे बिताई ये सिर्फ मैं जानती हूँ। एक एक पल जैसे साल लग रहा था। सुबह 6 बजे के आसपास मेरे पास पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया। मैं तुरंत भागकर वहाँ गई। वहाँ से इंस्पेक्टर मुझे अस्पताल लेकर गए। अस्पताल ले जाकर एक मॉर्चुरी में उन्होंने एक डेड बॉडी को पहचानने के लिए कहा। मैंने उस डेड बॉडी को देखा। पूरा सिर कुचलकर सर की जगह केवल हार्ड मांस का गोला था। मुझे चक्कर आने लगा, सब कुछ गोल गोल घूमने लगा। पर शर्ट मेरे नची की ही थी। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे पानी दिया और नची की कुछ बॉडी मार्क्स के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि नची की पीठ और लेफ्ट जांघ पर तिल है। उन्होंने वो डेड बॉडी चेक की और उन्हें वो तिल वहां मिले और ये प्रूव हो गया कि वो डेड बॉडी मेरे नची की थी। I'm sorry, sir. मैं तो मानो अपने होश ही खो बैठी थी। पुलिस वाले जहाँ कहते, जिस कागज पर कहते, मैं साइन कर देती। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक नची का एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उसकी लाश रेलवे ट्रैक के पास छिन्न भिन्न हालत में मिली थी। इसलिए पुलिस को शक था कि शायद ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हुई। पोस्टमार्टम के बाद शाम को उसकी डेड बॉडी हमें मिली। नची के बॉस ने ही सारा इंतजाम किया। उन्होंने ही पॉलिसी क्लेम भरने में मेरी मदद की। सर, मैं कई दिनों, कई महीनों से आपके दफ्तर के चक्कर लगाती हूँ। कई बार तो मेरा मन होता है कि मैं छोड़ दूं ये सब कुछ। जब मेरा नची ही नहीं रहा तो मैं उसके पैसे लेकर क्या करूंगी। पर नची के दफ्तर वाले मुझे हिम्मत नहीं हारने देते। आखिर दम पे जिंदगी
सामने, वो भी मेरे नची के बगैर। बस फिर क्या था, इंश्योरेंस मैनेजर ने मुझे पानी दिया और बोले, मैडम आप घबराइए नहीं, आपका केस सेटल हो गया, ये लीजिए क्लेम का चेक। नची उसका चेहरा देखने लायक था। एक प्रीमियम पर, केवल एक प्रीमियम पर उसे और उसकी कंपनी को 1 करोड़ रुपए देने पड़ रहे थे। और हाँ, वो आदमी था पक्का, मुझसे कहने लगा, मैडम इस पैसे का क्या सोचा है? मैंने कहा अभी कुछ सोचा नहीं है सर। तो मुझसे कहने लगा, सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा, अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेंगी तो आपकी आगे की जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। और हाँ मैडम, अगर आप चाहें तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। अच्छा। और मैंने सोचा ये गाइड करेंगे मुझे, गाइडों का हेडमास्टर तो मेरे घर में बैठा है चुपके। है, मैंने उनसे कहा, आई डेफिनेटली टेक योर एडवाइस सर, मैं चेक बैंक में जमा करती हूँ और 2-1 दिन में आपसे मिलने आती हूँ, एडवाइस ले। खैर जी, ये सब तो हो गया। What next? नेक्स्ट क्या? जैसा तय था, as per plan। देखो भाई, 8 दिन बाद हमारे कनाडा जाने का फ्लाइट, उसका रिजर्वेशन है ही। हाँ। एक काम करो, तुम ये चेक बैंक में जमा कर दो। अच्छा। हाँ, 2-3 दिन लगेंगे अभी इसको एनकैश होने में, 3-4 दिन लगेंगे। हाँ। तुम चले जाना वहाँ अपने ट्रेवल एजेंट के पास और उसे 3-4 दिन बाद तक चेक दे देना। अच्छा। और एक काम करते हैं, जैसे ही अपना चेक कैश होता है, हाँ। कुछ पैसा निकालते हैं और कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए, किसी हिल स्टेशन पर जाएंगे, मजे करेंगे। वैसे भी हमारी हनीमून ड्यू है, तो मुझे कहीं घुमाने ही नहीं लेके गए। अरे यार, उस समय पैसा ही नहीं था, अब आ गया है पैसा। अब ऐश करेंगे 4-5 दिन और वहां से डायरेक्ट टू एयरपोर्ट और वहां से शू टू कनाडा विद न्यू नेम, प्रोफेशन, लाइफस्टाइल। मिस्टर एंड मिसेस पारेख। मिस्टर हिमांशु पारेख, कंप्यूटर इंजीनियर। मिसेस रत्नाबेन पारेख, स्टेनोटाइपिस्ट। खैर नची, और बाकी का पैसा? बाकी का पैसा वही कनाडा में जमा कर देंगे किसी बैंक में, घर खरीदने के काम आएगा। हाँ नची, हाँ। अब हमारी फैमिली भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। मुझे माँ बनना है नची। चलो खाना खा लें। यस। आज ना सब कुछ मैं तुम्हारी पसंद का लाई हूँ। अरे वाह 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 वाह। यस। वैसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। हाँ। देखो, चेक इन कैश होने तक ना, हाँ। चेक इन कैश होने तक हल्का फुल्का खाना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ओके ओके, हाई थिंकिंग तो हमारी पहले से ही है। हाई। ओह क्या खुशबू है ना? ये। बस बस थोड़ा। हाँ। Very good. मैंने बहुत सोचा, आज तुम खुश तो बहुत होगे। मैं क्या लेके जाऊंगी, सेलिब्रेशन जैसा लगे। बहुत बढ़िया। सच में आज इतने दिनों बाद भी जब भी वो वाकया याद आता है तो कैसी सिहरन सी होती है ना। कितनी कोल्ड ब्लडेड भी मारा था हमने उसे। हमने वेट मैडम, मारा तो एक्चुअली उसे मैंने था। अच्छा, तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा, लेकिन उस भिखारी का गला तो मैंने दबाया था ना। हाँ, सच बताना नची, उस वक्त तुम्हें कैसा लगा था? सच बताओ,
एक बार तो ऐसा लगा कि छोड़ देना चाहिए उसे। हाँ, खास कर तब जब मैं उसकी छाती पर चढ़कर उसका गला दबा रहा था ना, तब मुझे उसकी आंखों में उसकी मौत दिखाई दी। मैंने उसके साथ दगा किया है ये उसने जान लिया था, और ये मुझे उसकी उस आखिरी नजर में दिखा, और तब मुझे लगा कि छोड़ देना चाहिए इसे। तो फिर छोड़ क्यों नहीं दिया था? छोड़ देता मैडम, कुणाल, छोड़ देता तो ये चेक, ये 1 करोड़, कनाडा, फ्लाइट, ये सब कहां से होता मैडम? ये बताओ, ये कुछ हो पाता था? अच्छा नंदिनी, हाँ, एक बात बताओ, आज तो आखिर तक चौकस तो थी ना? मतलब तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा था? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अरे श्योर? हाँ हाँ, I'm quite sure। पता, हाँ। जैसे तुमने बताया था ना, बिल्कुल उसी तरह मैं रास्ते और कन्वेंस बदल बदल कर गई थी। हाँ। और वो इंश्योरेंस ऑफिस का 20 मिनट तक का रास्ता मैंने करीब घूमते घामते मैंने करीब 3 घंटे में कवर किया होगा। गुड। हाँ, वेरी गुड। वैसे नंदिनी एक बात बताऊं, बोलो। अब तुम भी मेरी तरह एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर बन गई हैं? हाँ। अब चाहो तो एक हाथ खून तुम भी कर सकती हो। चलो, फालतू बातें मत करो। नहीं फालतू बात नहीं। देखो देखो भाई, कनाडा में हम 3 साल तो आराम से रहेंगे। हाँ, उसके बाद वहां के लाइफस्टाइल से बोर हो गए तो हिमांशु पारिक को मार डालेंगे, और इंश्योरेंस का पैसा लेकर, और अब की बार तो डॉलर्स में इंश्योरेंस का पैसा लेकर ऑस्ट्रेलिया। अब क्या है, खून करके पैसा कमाने का हमारा पैटर्न फिक्स हो चुका है। बोलो बोलो, करना है, प्लानिंग शुरू करूं? नहीं अच्छी। इस बार पकड़े नहीं गए, अगली बार भी ऐसा होगा, इसकी क्या गारंटी है? अरे होगा होगा, 100% होगा, गारंटीड सक्सेस वाला फार्मूला है ये। नहीं नजी, मैं दोबारा से वो स्ट्रेस, वो टेंशन बिल्कुल नहीं ले सकती। और फिर वहाँ के लोग अलग, उनकी भाषा अलग। नहीं नजी, और तुम नहीं जानते, बार बार तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बताना, एक विधवा जैसे बिहेव करना, मुझ पर क्या बीती इसका एहसास भी तुम्हें नहीं है। पता उस दिन क्या हुआ था? पुलिस स्टेशन जाते वक्त गलती से मेरी बिंदी लगी रह गई। मुझे याद आया, मैंने तुरंत उसे निकाला, पर टैक्सी ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देख लिया था मुझे, और ऐसा लुक दिया ना। नहीं अच्छी। लेकिन कनाडा में कहाँ ये बिंदी उंदी का चक्कर होता है भाई? यानी तुम नहीं मानोगे ना? ठीक है, देखो दोबारा तो मैं वो टेंशन नहीं लेना चाहती, मैं लूंगी भी। तुम्हें इतना शौक है ना, तो अगली बार मिसेस पारी को मारेंगे और तुम करना इंश्योरेंस क्लेम। तुम तो एकदम से बुराई मान गई यार। अरे छोड़ो यार, मैं तो मजाक कर रहा था। कम ऑन, फॉरगेट इट। क्या नची? चलो प्रॉमिस करो, आगे से ऐसा कोई प्लान तुम दिमाग में भी नहीं लाओगे। ओके बाबा, गॉड प्रॉमिस। अब ऐसा कोई प्लान मेरे दिमाग में नहीं आएगा सिवाय एक प्लान के, which is to be executed right now.
हुआ? उठो उठो, मेरे फ्लैट की बेल बज रही है। हाँ? बेल बज रही है हमारे फ्लैट की। अभी इतनी सुबह? हाँ, सुबह 6 बजे। तो मैं क्या करूं? अरे सुनो, मैं आई होल में से झांक के देख के आया हूँ। बाहर अंधेरा है इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, वहाँ जाओ, दरवाजे के पास पूछो कौन है। अब मैं? अरे हाँ, नहीं तो क्या मैं पागल हो गई? आराम से, घबराना नहीं। कौन है? कौन बेल बजा रहा है वहाँ? सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू मैडम, प्लीज दरवाजा खोलिए। कौन है आप? नहीं बजा रहा हूँ बेल, प्लीज दरवाजा खोलिए मैडम। पर आप हैं कौन? और इतने सुबह सुबह क्या काम है आपको? घबराइए नहीं मैडम, एक छोटी सी इंक्वायरी करना है, मैं इंक्वायरी करूंगा और वापस चला जाऊंगा। आप दरवाजा तो खोलिए। देखिए, आप कैसी और किस बारे में इंक्वायरी करने आए हैं और आप हैं कौन? ये जाने बगैर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। आपको यकीन नहीं है मुझ पर? जी नहीं। कैसे कर लूं मैं यकीन? सुबह 6 बजे किसी के घर आने का वक्त है कोई? जी ठीक कहती है। तो वैसे मैं सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ मैडम। मैडम क्या क्या कहा आपने? कौन है आप? जी मैं सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ, बहुत जरूरी काम है इसलिए इतनी सुबह आना पड़ा। प्लीज आप दरवाजा खोलिए। आप दरवाजा खोलेंगे ना मैडम? मैडम ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, लेट मी चेंज फर्स्ट। जी जी बिल्कुल, टेक योर टाइम। अब क्या करें नची? वो तो दरवाजे पर खड़ा है, मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा। ये साला सीआईडी का लफड़ा कहाँ से आ गया? देखो, देखो उसे अंदर तो लेना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या नहीं हो सकता? देखो, डरने की जरूरत नहीं। वो ऑफिशियल इंक्वायरी के लिए आया है। हो सकता है कोई फॉर्मेलिटी पूरी होना रह गई हो, उतनी इंक्वायरी पूरी करेगा और चला जाएगा। देखो, ज्यादा लंबे चौड़े जवाब देने की जरूरत नहीं है। उस पर नाराजगी दिखाना और जल्दी जिससे जल्दी उसे तड़का देना। ओके? हाँ, और कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल करे तो बाद में आने के लिए कह देना। ओके? मैडम आ रही हो? जी गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। जी मैं इंस्पेक्टर सप्तशील सर, मेरा आईडी। देखिए, आप 9:30 10 बजे तक आइए। लेकिन मैं तो आ गया। जी जी मैंने कहा अब तो मैं आ ही गया हूँ, और मैंने आपसे ये कहाँ पूछा कि मैं कब आऊँ? तड़के 6 बजे शरीफों के घर आने का वक्त है कोई? शरीफ? जी हाँ, शरीफ। कहिए, क्या काम है आपको? जी मुझे एक इंक्वायरी करना है मैडम। देखिए, मैं कल रात बहुत देर से सोई हूँ, आप थोड़ी देर बाद आइए। क्योंकि मुझे आराम करना है। क्यों? देर रात तक जागी थी इसलिए। वही तो मैडम, क्यों? अरे, व्हाट डू मीन क्यों? मेरा मतलब आप नाराज मत होइए। दरअसल मैं 2-3 बार और भी आपके घर पे आया हूँ इंक्वायरी करने के लिए। हर बार मुझे यहाँ दरवाजे पर ताला मिला, घर पर कोई भी नहीं था। घर पर कोई कैसे होगा इंस्पेक्टर? अब मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। मेरे ना होने पर मेरे घर में ताला नहीं मिलेगा तो और क्या? अभी हमारी पुलिस इतनी एफिशिएंट नहीं हुई है कि घर पर ताला लगाने की नौबत ना आए। ये आप बिल्कुल ठीक कहती हैं मैडम। आप घर में अकेली रहती हैं। एक बात पूछूं आपसे? जी जी आपको डर नहीं लगता? डर? जी खुद के घर में? नहीं, अकेले रहने में। नहीं लगता। सरप्राइज? आई मीन अब नहीं लगता। शुरू में मन नहीं मानता, पर अब तो आदत हो गई। हाईली सरप्राइज। मैडम मुझे देखिए, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, फिर भी जानती हैं अकेले रहने में मुझे बहुत डर लगता है। सारा घर जैसे काट खाने को दौड़ता है। फिर सिर्फ एक बेडरूम का फ्लैट है, फिर भी मुझे लगता है कि मैं बहुत अकेला हूँ। आप तो इतना सारा घर, इतना बड़ा, इतना शानदार। इंस्पेक्टर, कम दिस वे। आप काम की बात कीजिए। काम की बात? मैडम काम की बात यह है कि आपके केस की फाइल 4 दिन पहले फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे पास में आई। मेरा कौन सा केस? ये आपके पति की मौत का केस? वो फाइल तो कब की बंद हो गई। आपके डिपार्टमेंट ने हमें सर्टिफिकेट भी दिया है कि मेरे हस्बैंड की मौत एक एक्सीडेंट में।
वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा? जी हाँ, उसकी कॉपी है मेरे पास। मैं देख सकता हूँ? थैंक यू। एक गिलास पानी और अगर मिल जाता तो। थैंक यू। बाय द वे, ये सर्टिफिकेट आपने कहाँ जमा किया? इंश्योरेंस ऑफिस में। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कल मुझे क्लेम का चेक भी मिल गया है। दिखाऊं अभी? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर, आप बिना वजह अपना और मेरा, हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जी शायद आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा टाइम वेस्ट करने वाले केसेस ही मिलते हैं। आई एम अ बिट स्लो एंड टार्डी। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं, मैंने आज तक एक भी केस में हार नहीं मानी। मैडम, इन द एंड मैंने खूनी को पकड़ ही लिया। खूनी? क्या? यहाँ मतलब? अब मेरा मतलब आपके केस से नहीं था। मैं तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे काम करता हूँ, कितना एफिशिएंट हूँ, किस तरह का हूँ। और अब मुझे लगता है मैं थोड़ी देर में आऊँ आपसे बात करने के लिए। लगता है मुझे इंस्पेक्टर दीक्षित से बात करनी पड़ेगी, जिन्होंने इस केस की छानबीन की। नहीं, उनसे आप जरूर बात करिए। इंस्पेक्टर दीक्षित ने अपना काम चोखा किया। अपरेंटली आपके पति की मौत एक्सीडेंट में हुई थी, ये तो पता लगता है। लेकिन क्या आपको कुछ और लगता है? मैडम, दरअसल में हमारी ट्रेनिंग में हमें दो बातें सिखाई जाती हैं। एक, जब सारा केस बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा हो, सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हो, तो सारे सबूतों को डाउट करते हुए इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन को बदल देना चाहिए। नंबर दो, जब केस में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो, आई रिपीट पैसा, तो वहां गुनाह को सूंघना चाहिए, क्योंकि गुनाह कहीं ना कहीं हुआ जरूर है। गुनाह? कौन सा गुनाह? वही वही तो ढूंढना है। अच्छा मैडम, अभी चलता हूँ। 11 साढ़े 11 बजे फिर से आऊंगा आपसे बात करने के लिए। नहीं, तब मुझे बैंक जाना है। ओ हाँ, वो इंश्योरेंस का चेक जमा करने के लिए। जी। और फिर आपको चेक को एनकेश करने की जल्दी क्यों हुई? वैसे मैडम, मेरे आपको एक सलाह है, ये केस खत्म होने तक इस पैसे को कहीं खर्च मत करिए। जी? जी हाँ। और अब मेरी इजाजत के बिना ये शहर भी छोड़कर मत जाइएगा। वैसे आप चाहें तो पुलिस कमिश्नर साहब से आप बात कर सकती हैं, उनका नंबर आप नोट कर लें, 27896490। ये केस नंबर 99 और ये बंदा इंस्पेक्टर सत्यशील सर। मैं चलता हूँ मैडम। ये आप दोनों का फोटो कितना पुराना? लगभग 8-9 महीने पुराना। 8-9 महीने? नहीं, इस फोटो में मिस्टर नचकीत अच्छी खासी हेल्दी नजर आते हैं। उनकी हाइट और बिल्ड के हिसाब से उनका वजन करीब 70 किलो तो रहा होगा मैडम। हाँ, होगा। तो नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेड बॉडी का वजन बताया गया है 45 किलो, यानी एक्चुअल से 25 किलो कम। मैडम, एक्चुअल से 25 किलो कम। जवाब तैयार रखिए, बंदा फिर हाजिर हो।
मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये सीआईडी का लफड़ा कहां से आ गया? ये केस सीआईडी को गया ही कैसे? अब क्या होगा नची? अरे हमने तो इसके बारे में सोचा नहीं था। खैर एक बात बताओ, तुमने उसका आई कार्ड चेक किया था? आई कार्ड चेक किया था कि नहीं? मुझे कुछ याद नहीं। हाँ, उसने कुछ दिखाया तो था शायद, पर मैं इतना घबरा गई थी, इतनी नर्वस हो गई थी नची। नर्वस होने की क्या बात है? इंक्वायरी में, पुलिस के सामने, इंश्योरेंस ऑफिस में तुम इतनी सॉलिड बनी हुई थी, इतनी ठोस बनी हुई थी, और अब नची तब तैयारी थी, मुझे मालूम था कि पूछताछ होगी, पर आज यूं अचानक बिना किसी इंडिकेशन के ये पूछताछ। नची इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ सरप्राइज अटैक। खैर वो आई कार्ड पर फोटो तो उसी की थी ना? तुम क्या कहना चाहते हो? यस, हाँ? कुछ भी हो सकता है। तुम्हें डराने के लिए, धमकाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, कुछ भी। नहीं नची, उससे जितनी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता ऐसा। नहीं। खैर सुबह सुबह आकर उसने तुम्हें डरा तो दिया ही है। वैसे घबराना नेचुरल है, क्योंकि खून करने के बाद पकड़े जाने का डर हमेशा मन में घर कर जाता है। इसलिए तुम हमेशा अपने आप को ये समझाती रहो, जताती रहो कि तुमने खून नहीं किया है। तुम्हारे पति की मौत एक एक्सीडेंट में हुई है। सारे सबूत इसी बात की गवाही देते हैं कि मेरी मौत एक्सीडेंट में हुई है, रेलवे एक्सीडेंट में। इसलिए इसी बात पे तुम्हें डटे रहना है। पुलिस के दिए हुए सबूत ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। वेट नची, ये तुम बार-बार तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं इसमें अकेली हूँ? तुम्हारा कोई संबंध नहीं? कैसे होगा? हाँ? जब मैं जिंदा ही नहीं हूं तो वेयर डू आई कम इन पिक्चर? यानी ये सब कुछ मुझे अकेले ही फेस करना होगा? है, अब जब वो सुबह 11 बजे आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? नची, उसकी बातचीत से तो ऐसा लगता है जैसे उसे मुझ पर शक है कि वो समझता है कि 1 करोड़ रुपए के लिए मैंने तुम्हारा खून किया है। नची, वो मुझे खूनी समझता है, जो कि तुम नहीं हो। और यही बात सच है। और तुम भी इसी पे डटी रहना। सारे सबूत तुम्हारे साथ हैं, पुलिस के दिए हुए सबूत भी तुम्हारे साथ हैं, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। करने दो उसे इंक्वायरी। अरे करेगा इंक्वायरी और बोर हो जाएगा, और हाँ फिर खुलेगा, देख लेना। और अगर कोई डिमांड होगी ना तो बताए। अच्छा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? मतलब ये कि तुम सिक्के के दूसरे पहलू को नहीं देख रहे हो। अगर जैसा हम सोच रहे हैं नची, अगर वैसा नहीं हुआ तो? नची, मुझे लग रहा है इसमें तुम मुझसे ज्यादा नर्वस हो। वरना इतनी मेटिकुलसली प्लान बनाने वाले तुम इस दूसरे पहलू को कैसे ओवरलुक कर जाते? हाँ? हेलो, जी हाँ इंस्पेक्टर। कौन? कमिश्नर साहब? जी हाँ, बात कराइए। हेलो, हाँ जी सर, हाँ, जी 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 जी, हाँ जी जी सर, जी जी, नमस्कार। क्या हुआ? नची, पुलिस कमिश्नर का फोन था, सत्यशील ने बात कराई। देखो, वो कह रहे थे कि इंस्पेक्टर के साथ कोऑपरेट कीजिए, सोच समझकर जवाब दीजिए। नची, अपना केस वाकई केस नंबर 99 बनकर सीआईडी को गया है। हाँ नची। नो, देखो मुझे लगता है इस इंस्पेक्टर ने अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर एसटीडी बूथ से फोन किया होगा। तो एक काम करो, सीधे कमिश्नर ऑफिस चले जाओ। इससे ये भी साफ हो जाएगा कि वो असली इंस्पेक्टर है या नहीं। और दूसरा, तुम्हें बाहर निकलकर तुम्हारे काम भी निपटाते आएंगे। और हाँ, अपने ट्रैवल एजेंट के चले जाना, उससे कह देना कि हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया है। कारण कुछ भी बता देना, कहना कि हम कंफर्म डेट बाद में बताएंगे। और हाँ, आते समय ढेर सारा सामान लेकर ना, खाने का। अब पता नहीं और कितने दिन रुकना पड़ेगा यहाँ पे। यानी वो हमारा कनाडा जाना कैंसिल? Shit, that bastard.
अरे पोस्टपोन, पोस्टपोन, कैंसिल नहीं, सिर्फ पोस्टपोन। अरे बाहर जाने के लिए पैसा भी तो चाहिए कि नहीं? और हाँ सुनो, अब की बार को जो इंस्पेक्टर आएगा ना, तो उससे जरा ढंग से पेश आओ, जरा प्रेम से। हाँ? जैसे वो तुमसे बात करता है, जैसे वो तुमसे निकलवाना चाह रहा है ना जानकारी, उसी तरह तुम भी उससे बात करो, मालूम करो, निकलवाओ जानकारी। याद रखो, शतरंज की बिसात फिर से बिक चुकी है। इंस्पेक्टर ने हमें शह दी है, चेक। हमें बाजी पलटना, हमें उसे चेक मेट करना है। चेक मेट। नंदिनी नहीं है और ये फोन बजा। अरे नंदिनी, नंदिनी कहाँ चली गई सुबह सुबह, मुझे बता के भी नहीं गई। अब ये फोन बज रहा। ठीक है, कहाँ चली गई ये पता नहीं। अरे नंदिनी नहीं है घर पे। मैं क्या करूं बिना नंदिनी के? मैं उठा भी नहीं सकता हूं। अरे बाबा, नंदिनी नहीं है घर में। अरे नंदिनी जल्दी आ जाओ, नहीं तो ये जान ले लेगा मेरी। तुम कहाँ गई थी सुबह सुबह? जरा जल्दी में जाना पड़ा था। अरे तो मुझे जगा के नहीं जा सकते थे? अरे यार अभी तो लौटी हो तुम तो लौटी। पहले वो फोन लो, देखो कितनी देर से बज रहा है। उठाओ। हेलो, जी हाँ, जी हाँ, जी मैं थोड़ा बाहर गई थी, अंदर आई तो बेल बज रही थी। जी हाँ बोलिए। क्यों अभी? नहीं नहीं, कल सुबह, कल सुबह। क्या निकल चुके हैं? ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके। अरे क्यों बुलाया उसे? मैं मना कर रहा था। नची, जब उसने कह दिया कि वो निकल चुका है तो क्या मैं मना कर देती उसे? अब क्यों आ रहा? पता नहीं, अब आके कौन से नए सवाल करेगा नची? करने दो, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, बाकी चुप रहना, ठीक है? लो, लगता है नीचे से ही फोन कर रहा था। मान लेना जरा, मैं ऊपर जा रहा हूं। जी हाँ कहिए। आप कहीं बाहर गई थी? जी हाँ। कहाँ? जी डॉक्टर के वहाँ। क्यों? 2-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा डॉक्टर को दिखा लूं, दवा ले लूं। ले ली क्या? दवा? जी आपके घर में आपके अलावा भी कोई रहता है क्या? जी, मैं अकेली। नहीं, कोई है, कोई रहता है। क्यों? आई मीन कैसे? अभी जब मैंने आपको फोन किया था तो फोन किसी ने काटा। कट हो गया होगा, होता है कभी कभी। नहीं, अगर ऐसा होता तो 3 बार कट होता। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैंने आपको पहली बार फोन किया तो फोन की घंटी कोई 13 बार बजी और फोन कट नहीं हुआ। जब मैंने आपको दूसरी बार फोन किया तो फोन की घंटी सिर्फ 7 बार बजी और उसे किसी ने काटा। और जब मैंने आपको तीसरी बार फोन किया तो फोन की घंटी पूरी 16 बार बजी, तब कहीं जाकर आपने उसे उठाया। इसका मतलब है कि फोन अपने आप कट नहीं होता, दूसरी बार उसे किसी ने काटा, राइट? मैं तो बाहर गई थी, मैं कुछ नहीं बता सकती। आप वैसे भी कुछ नहीं बता रही मैडम। मैं पिछले 4 दिनों से आपसे पूछ रहा हूं कि मौत के पहले मिस्टर नचिकेत का वजन एकदम से कम कैसे हो गया, यानी 70 से 45। पहले 70 था, ये आपने कैसे मान लिया? बहुत आसान, किसी की भी हाइट और बिल्ट के हिसाब से उसके वजन का अंदाजा लगाना बहुत आसान है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो डेड बॉडी का वजन आपको मालूम है। अब सवाल ये उठता है कि वो 25 किलो वजन
या चलिए मान लेते हैं 20 किलो, वो 20 किलो वजन कहाँ गए? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मैं बताऊं, मुझे शक है कि अपने पति की इंश्योरेंस पॉलिसी के 1 करोड़ रुपयों के लिए आपने उनका खून किया। What rubbish! जी हाँ, और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में मेरा यह भी मानना है कि आपने उन्हें स्लो पॉइजन देकर मारा, इसलिए उनके वजन में कमी आई। और ये सारी की सारी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ सकती है। पर आई नहीं ना, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं था। अच्छा, चलिए मान लेते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा एक बात बताइए, आपके और नचिकेत के आपस के संबंध कैसे? बेहद अच्छे, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के जैसे होते हैं, उससे कहीं बेहतर। लेकिन मैडम, मिस्टर नचिकेत को आत्महत्या करनी पड़ी, ऐसा आपके और उनके बीच में कोई लफड़ा है या उनका किसी बाहर कुछ और? देखिए इंस्पेक्टर, हमारे बीच तो ऐसा कुछ नहीं था, बाहर का पता नहीं ही होगा। चलिए, मुझे लगता है कि मुझे नचिकेत के रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलना पड़ेगा। आप उनके टेलीफोन नंबर्स और पते देंगे मुझे? देखिए ऐसे लोग ज्यादा तो नहीं हैं, पर फिर भी मैं आपको उनकी कॉन्टैक्ट डायरी देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। This is his diary. You may go through and note down. कॉफी? जी, मुझे कॉफी पीनी है, आपको? इंस्पेक्टर, कॉफी। ओह, थैंक यू। नची कहता था मैं कॉफी बहुत अच्छा बनाती हूँ। So, how's the coffee? आपने नोट कर लिए नाम और नंबर्स? I mean, आपने नंबर्स नोट कर लिए? वैसे आप इन नंबर्स का करेंगे क्या? I mean, इस इंफॉर्मेशन का आप क्या करेंगे? घर घर जाकर पूछेंगे कि नचिकेत और नंदिनी के संबंध कैसे थे? क्या उन दोनों में लड़ाइयाँ या आर्ग्यूमेंट्स होते थे? क्या नचिकेत की मौत के पहले ऐसा कभी कुछ हुआ था? हाँ? इंस्पेक्टर, why don't you understand? ये सारी सवाल जवाब, ये पूछताछ, ये मेरे जख्मों को फिर से हरा कर देते हैं। क्यों इसे बार बार कुरेद रहे हैं आप? अच्छा, चलिए मान लीजिए नचिकेत के किसी दोस्त ने हमारे बीच हुई किसी लड़ाई के बारे में आपसे कह दिया, तो क्या आप उसी बेसिस पर मुझे खूनी ठहराएंगे? हाँ? देखिए, इस तरह टकटकी लगाकर घूर घूर कर मत देखिए मुझे, इससे मुझे खुश नहीं होने वाला। आप बार बार यहाँ आते हैं, मुझसे पूछताछ करते हैं, आपको नहीं मालूम मैं किस टेंशन से गुजर रही हूँ। आप बोलते क्यों नहीं? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं? मेरी कहीं किसी बात पर विश्वास नहीं आपको? देखिए, आपका बार बार यहाँ आना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपका ये बर्ताव मेरे साथ ज्यादती है।
इंक्वायरी का मतलब धमकाना नहीं होता। हाँ ठीक, आप कुछ बोलेंगे नहीं ना? आप मुझे अपना आई कार्ड दिखाइए, अपनी अथॉरिटी दिखाइए आप मुझे। सुना इंस्पेक्टर, शो मी योर आई कार्ड, आई वांट टू चेक योर क्रेडेंशियल्स वंस अगेन, राइट नाउ। और देखिए, ऐसी गंदी निगाह से मत देखिए मुझे, वरना मैं दरवाजे पर जाकर जोर जोर से चिल्लाऊंगी, लोगों को इकट्ठा कर लूंगी यहाँ मैं। सुना आपने? शो मी योर आई कार्ड राइट नाउ, आई वांट टू चेक योर क्रेडेंशियल्स, अथॉरिटी वंस अगेन। डॉक्टर साहनी, हाँ डॉक्टर साहनी, आप डॉक्टर साहनी को कंसल्ट करते हैं? जी। एनीवे कांग्रेचुलेशंस। व्हाट फॉर? भाई आप मां बनने वाली, यू आर प्रेग्नेंट। और अब सिर्फ एक ही सवाल मैडम कि ये सब हुआ कैसे? क्या? ये यानी कि आपकी प्रेगनेंसी, जब आपके पति की मौत 5 महीने पहले हो चुकी है, तो फिर अब ये सब कैसे? मुझे कोई जल्दी नहीं है मैडम, मैं कल फिर आऊंगा इसी समय। जवाब सोच के रखिए, तैयार, चलता हूं मैं। और हाँ, अब तो मैं आप पास चेक कर सकता हूं ना? वैसे आप चाहें तो मेरे क्रेडेंशियल चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्टर सत्यशील सत्य। जी मैडम, तो इस सबूत के बारे में आपका क्या कहना? देखिए, मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ सच सच और साफ साफ मुझे बताइए। इंस्पेक्टर, मैंने आपको जो कुछ भी बोला है सब कुछ साफ साफ और सच ही बताया। क्या बताया? यही कि मेरे हस्बैंड नचिकेत की मौत एक एक्सीडेंट में हुई। कब? 5 महीने पहले। पक्का? जी हाँ पक्का। मेरे पास पुलिस का सर्टिफिकेट भी है जो अदालत में भी मान्य होगा। ये पुलिस और अदालत की बातें आप मुझे मत समझाओ। अदालत में केस शुरू होते ही आपकी खिड़की बन जाएगी। अभी जिस तरह बुद्ध बनी बैठी है ना, ठीक इसी तरह बैठी रहेगी। सरकारी वकील चीख चीख कर पूछेगा कि जब आपके पति की मौत 5 महीने पहले हो चुकी है, तो फिर आप 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट कैसे? और ये केस चलने में तो 4-5 महीने और भी बीत जाएंगे। तब आपके लिए कुछ भी छुपा पाना बहुत मुश्किल होगा मैडम। पहले दिन से, जिस दिन से ये केस मेरे हाथ में आया है, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि ये केस जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। और अब तो मैं 100% श्योर हूं कि मिस्टर नचिकेत की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई है, उनका मर्डर किया गया। ही हैज बीन मर्डर्ड। और शक की सुई आपकी ओर जाती है मैडम। मैं इंस्पेक्टर, मैं भला अपने पति का खून क्यों करूंगी? उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी की 1 करोड़ रुपयों के लिए मैडम। देखिए इंस्पेक्टर, आप प्लीज बैठिए, प्लीज टेक अ सीट। इस घटना से मेरा दिमाग सुन्न सा हो गया है। मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। मुझे थोड़ा ठीक से सोचने दीजिए, मैं ठीक से बोलने की कोशिश करती हूँ। प्लीज कम एंड सिट डाउन। आप भी बैठिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है। नहीं, आप मुझसे कुछ मत पूछिए इंस्पेक्टर, मैं खुद ही आपको सीक्वेंशियली सब कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। बहुत बढ़िया, प्लीज शूट। मैं थोड़ा पानी पी। जी बताइए। इंस्पेक्टर, ये सच है कि मेरे पति नचिकेत की मौत एक एक्सीडेंट में हुई। मैं सच कह रही हूँ, नचिकेत का एक्सीडेंट ही हुआ था। और रही बात मेरी प्रेगनेंसी की,
तो मेरा एक बॉयफ्रेंड है। क्या? जी हाँ, कॉलेज के जमाने से, शादी के पहले से हमारी दोस्ती थी, पर घर वालों के विरोध की वजह से हमारी शादी नहीं हो सकी और मेरी शादी नचिकेत के साथ हो गई। शादी के बाद हम कभी नहीं मिले इंस्पेक्टर, कभी फोन पर बात भी नहीं हुई, कभी इस तरह की कोई कोशिश भी नहीं हुई। फिर अचानक नचिकेत की मौत हो गई और वो मुझसे मिलने आए। इंस्पेक्टर, जिस वक्त मुझे किसी सहारे की जरूरत थी ना, वो मेरे पास मौजूद था। फिर हम मिलने लगे और बस फिर एक दिन हमसे छोटी सी भूल हो गई। छोटी सी भूल? इंस्पेक्टर, मैंने आपको जो कुछ भी बताया सब झूठ, सरासर झूठ है वो। और तुम्हारी आंखों से ये निकलने वाले नासुओं से पिघलने वाला नहीं हूं मैं। पुलिस इंस्पेक्टर हूं, तेरा यार नहीं हूं। माइंड व्हाट यू से इंस्पेक्टर। साला पहले तो लफड़ा करना, लफड़ा खुल ना जाए फिर खो, और एक और नया लफड़ा। अरे तू जितनी सीधी दिखती उतनी सीधी है नहीं, बहुत ही चालू है तू। देखिए, आप मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। अच्छा, मैं अभी कमिश्नर साहब को फोन करती हूँ। जरूर करें, लेकिन बदतमीजी साबित करने के लिए सबूत चाहिए मैडम, जो आपके पास नहीं है और अब मेरे पास है। मैं जानता हूं कि कॉलेज के जमाने से आपका किसी के साथ अफेयर था, किन्हीं कारणों से आप दोनों की शादी ना हो सकी। आपकी शादी नचिकेत के साथ है, लेकिन शादी के बाद भी आप दोनों मिलते रहे छुप छुप कर। इन मेल मुलाकातों में आपने कॉन्स्पिरेसी की और नचिकेत का खून कर डाला। एक ही तीर से दो शिकार, पति को अपने रास्ते से हटा दिया और उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी के 1 करोड़ रुपए की हड़प। अपना प्लान सक्सेसफुल होते ही आप दोनों एक बार फिर से मिले और अपने होशो हवास में बैठे और आपसे ये छोटी सी भूल, है ना? सिर्फ 1 महीना, अरे सिर्फ 1 महीना और रुक जाती तो। वैसे तुम्हारी जैसी इंटेलिजेंट और बैलेंस्ड औरत। शट अप। नाम क्या उसका? किसका? नाम क्या उसका? तेजा का। नाम बता, नाम बताओ। नाम नाम राजेश। राजेश। करता क्या है? तुमसे इश्क लड़ाने के अलावा क्या करता है? पक्की नौकरी नहीं करता। और रहता कहाँ? कहाँ रहता है मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तुम्हारा 1 करोड़ रुपए का हिस्सेदार तुम्हारा कल होने वाला पति या फांसी पर चढ़ने वाला पार्टनर, तो तुम्हें उसका पता नहीं मालूम? मुझे सच में नहीं मालूम। कॉलेज के दिनों में तो उसके घर गई होगी। 1 या 2 बार। तब कहाँ रहता था? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पेइंग गेस्ट रहता था। हर साल जगह बदलकर रहता था और कभी कभी साधारण से लॉज में भी साल भर रहता था। मुझे उसका कोई पक्का एड्रेस नहीं मालूम। उसका फोटो? फोटो क्यों? अब इस केस में वो आरोपी नंबर 2 या बल्कि हम कहें कि आरोपी नंबर 1, बल्कि ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी बात की कि खून उसी ने किया हो। फोटो तो लगेगा। है, पर्स कहाँ है तुम्हारा? पर्स क्यों? पर्स कहाँ? पर्स कहाँ? पर्स दो। यहाँ कब आता? यहाँ कभी नहीं आता। फिर झूठ बोली। अभी तुमने कहा था शादी के बाद यहाँ लगातार आता रहा। अच्छा, यहाँ नहीं आता तो फिर तुम दोनों मिलते कहाँ? वो फोन करके मिलने की जगह बताता है। और फिर वहां से किसी लॉज। वैसे लॉज का खर्च कौन करता है? वो साला तो भिखमंगा है, बेकार। मैं ही पे करती हूँ इंस्पेक्टर। बहुत बढ़िया। पति की सेविंग्स को कितनी अच्छी तरह से ठिकाने लगा रही है। इट इज माय बिजनेस मैडम। वैसे क्या नाम बताया तुमने उसका? नाम? हाँ, उस हरामी का नाम क्या है? नाम राजेश। राजेश 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 ना? राजेश एन। यस। चलो उसे फोन लगाओ, रात को अपने घर बुलाओ। रात को क्यों? दिन में क्या करेगा? चलो फोन लगाओ उसे। उससे बोलो रात को 9:30 बजे यहाँ पर आए, बहुत जरूरी काम है। इंस्पेक्टर फोन लगाओ। फोन नहीं उठा रहा। लेट मी चेक। अब उसे वॉइस मैसेज करो। उससे बोलो रात को 9:30 बजे आएगा घर पे, बहुत अर्जेंट काम है। लो कम ऑन। हेलो
meet me at my residence 9:30 tonight. Is urgent. नंदिनी. गुड. रो क्यों रही? रात को आ रहा है ना वो. इंस्पेक्टर, हमने खून नहीं किया. दिखती. सच्ची. पहले उसे पकड़ता हूँ, उसका मुंह खुलवाता हूँ, फिर तुम दोनों का अरेस्ट वारंट लिखवा. Inspector, why can't you believe me? I'm innocent. नो, यू आर नॉट. अभी मैं जा रहा हूँ, रात को 9 बजे के करीब आऊंगा. उसके आने पर अपना उसका कन्फेशन कराने में मेरी मदद करोगी तो तुम्हें गवर्नमेंट अप्रूवर बना दूंगा. अपना बिहेवियर एकदम नॉर्मल रखना, समझी? ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारा फोन लॉक कर रहा हूँ. क्यों? जिससे तुम उसे दोबारा फोन करके यहाँ आने से मना ना कर सको. मैडम नंदिनी, तुम बहुत ही खतरनाक, रंगीली और लफड़े वाली औरत. You crook! अब रोने से क्या फायदा? जो होना था हो चुका. नंदिनी, मैंने तुमसे 1000 बार बोला है कि जरा सोच समझ कर जवाब दिया करो. और कितना सोच समझ कर जवाब देती ना जी. मैंने उसे कुछ बताया क्या? अरे पूरा नाम बता दिया, और क्या बचा? उसने नाम पूछा था, मैंने नाम बता दिया. और क्या बताती मैं? अरे तो कोई और नाम नहीं सूझा? राजेश का, हमारे ट्रैवल एजेंट का नाम क्यों बता दिया? इसे लगातार मुलाकात हो रही थी, इसी का नाम याद आ गया, मैंने यही बता दिया. तो ठीक है, जब उसे उसका कार्ड मिल गया था, टेलीफोन नंबर मिल गया था, तो ये नहीं कह सकती थी कि अब वो इस शहर में नहीं रहता है, कहीं बाहर रहता है. मैं बहुत घबरा गई थी नजी, बहुत घबरा गई थी मैं. मुझे कुछ नहीं सूझा, कुछ नहीं समझ. यही तो, तुम्हें खुद तो कुछ सूझता ही नहीं है, और मैं जो कुछ बताता हूँ वो तुम्हें ढंग से बोलते नहीं आता. क्या क्या ढंग से बोलना नहीं आता मुझे? खुद अपने आप को चरित्रहीन, प्रॉमिस्क्यूअस डिक्लेयर कर दिया मैंने नची. किसके कहने पर? तुम्हारे. खुद अपनी इज्जत के चौराहे पर टांग दिया मैंने नची. किसके कहने पर? तुम्हारे. और ऐसा कहते हुए तुम्हें जरा सी शर्म भी आई थी? बोलो. देखो, मुझे कोई शौक नहीं है सब करने का, लेकिन तुम्हारी गलतियां सुधारना बहुत जरूरी था. फिर नची, बोलो, इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों? तुमने डॉक्टर की रिपोर्ट इस तरह से डायरी में क्यों रखी? राजेश का कार्ड ये सब पर्स में क्यों रखा तुमने? अगर ये दोनों चीजें वहां अलमारी में रखी होती अंदर तो? अब क्या करेंगे नची? अब क्या? आज रात को इंस्पेक्टर आएगा और तुम दोनों को गिरफ्तार कर लेगा. क्या? राजेश को भी? क्यों? तुमने उसे फोन करके बुलाया है ना, मैसेज किया है ना उसे आने के लिए. जब वो यहाँ आएगा तो इंस्पेक्टर भी यहाँ आएगा और तुम दोनों को गिरफ्तार कर लेगा. अब क्या करें? और राजेश तो मुझे भी पहचानता है. मैं तो गया था उसके पास वीजा के लिए, पासपोर्ट के लिए, टिकट के लिए. एक बार नहीं, कई बार गया था. वो इंस्पेक्टर को सब कुछ बता देगा. और वो तो इस फोटो को भी पहचानता है. खत्म, हमारा खेल खत्म नंदिनी. कुछ नहीं हो सकता. नची, अब क्या करें? ना देखो, शतरंज के खेल में ये हाथी का सीधा अटैक है. हमें इस पर घोड़े का काउंटर अटैक करके हमारे खिलाफ सारे सबूतों को खत्म करना होगा. सबसे पहला काम तो ये इंश्योर करना होगा कि राजेश आज रात को यहाँ ना आए. सुनो, उसे मैसेज करो, फिर से रिटर्न मैसेज करो कि आज रात को यहाँ ना आए, मीटिंग कैंसिल करो. ओह, पर ये फोटो लॉक है. वो इंस्पेक्टर उसको लॉक करके गया. और तुमने कोड भी नोट नहीं किया होगा ना, आई कार्ड पर फोटो जैसा. खैर, अब यहाँ खड़े मत रहो, अंदर जाओ
और कपड़े भरो, बैग भरो। हम लोग 2-3 दिन के लिए यहाँ से कहीं बाहर भाग रहे हैं। अच्छा, पर हम जा कहाँ रहे हैं नची? सबसे पहले जाएंगे उस राजेश के यहाँ, उससे कह देंगे कि आज रात को वो न आए। ये तो क्या कह रहे हो नची? आज रात को अगर वो नहीं आया तो इंस्पेक्टर वैसे भी उसे एक फेक मैसेज देकर कल सुबह तक पकड़ ही लेगा। तो ठीक है, हम उससे कह देंगे कि जब तक हम न कहें तब तक वो अपना मोबाइल फोन बंद कर दे। अरे यार, तुम तो क्या क्या बोल रहे हो नची? अरे इस मोबाइल से तो उसका पूरा धंधा चलता है, मोबाइल कैसे बंद कर देगा वो? तो ठीक है, हम उससे कह देंगे कि हमारी इनकम टैक्स की इंक्वायरी चल रही है। हाँ। और इसीलिए हमको टूर कैंसिल करना पड़ रहा है। इसमें राजेश का भी नाम आया है, इसलिए वो अपना सिम कार्ड डीएक्टिवेट कर दे। उसे हम कुछ रुपए दे देंगे और उससे कहेंगे 6-7 दिन बाद अपना सिम कार्ड एक्टिवेट करा लेना। इस तरह से हमें 6-7 दिन मिल जाएंगे और हम हमारे खिलाफ सारे सबूतों को खत्म कर डालेंगे। ठीक है, क्या हुआ, चले? हाँ, चलो। पैसे कितने लिए साथ में? 2-2.5 हजार होंगे नची। इतने से कैसे चलेगा? और भी है मेरे पास, पर वो तो देखो नंदिनी, अगर इस जाल से निकलना है तो पैसे की चिंता मत करो। आखिर 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं नंदिनी, 1 करोड़। नची, अगर ये 1 करोड़ नहीं मिले ना, इस 1 करोड़ के पीछे हमने पिछले 5-6 महीने में अपनी पूरी जमा पूंजी खत्म कर दी। ये 1 करोड़ नहीं मिले तो सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी नची। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार उस इंस्पेक्टर के पास हमारे खिलाफ जो सबूत हैं, हम उसे खत्म कर देंगे, उसके बाद हम उसे चेकमेट कर देंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है नची? देखो, मैं अभी डायरेक्ट ऊपर जाता हूँ छत पर और वहां से एक बार चारों तरफ देखकर 10 मिनट के अंदर अंदर इस बिल्डिंग से बाहर हो जाऊंगा। और मेरे जाते ही तुम भी मेरे पीछे पीछे बाहर निकल जाना और इधर उधर रुकते हुए, टाइम पास करते हुए 1-8 घंटे बाद दादर पहुंचना। दादर में एक नर्सिंग होम है, दोषी नर्सिंग होम, वहां एडमिट हो जाना। वो अप्रूव्ड अबॉर्शन सेंटर है, वहां कल सुबह तक अपना अबॉर्शन करा लेना। देखो नंदिनी, तुम्हारी प्रेगनेंसी हमारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है, ठीक है? तुम पागल हो गए हो नची। अपने बच्चे को मार डालूं, खुद के पहले बच्चे को मार डालूं? नहीं, ये पाप मुझसे नहीं होगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो नची? वो मेरा बच्चा भी है नंदिनी, वो मेरा बच्चा भी है। सुनो, अकबर के दरबार में पानी की टंकी में छोड़ी गई बंदरिया और उसके बच्चे का किस्सा याद है ना? अगर बच्चे के मुंह में फंसी तो फांसी का फंदा तुम्हारे गले में कस जाएगा। इसलिए यदि उससे बचना है तो ये सब करना होगा। कल सुबह तक अबॉर्शन करा लेना और शाम तक डिस्चार्ज हो जाना। परसों शाम तक हम दोनों अलग अलग लॉज में रहेंगे। उसके 1 दिन बाद राजेश से मिलकर सब कुछ ठीक ठाक हो गया ये इंश्योर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे, ठीक है? क्या हुआ? राजेश से मिल करके सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, ये सब इंश्योर कर लेंगे, उसके बाद यहां जाएंगे। तो फिक्र मत करो। डॉक्टर की रिपोर्ट वो इंस्पेक्टर के पास है ना? हाँ। कोई बात नहीं, जब वो आएगा तो उससे कह देना कि तबीयत खराब, इसलिए डॉक्टर को दोबारा दिखाया था और डॉक्टर ने पुरानी वाली रिपोर्ट मांगी और इस तरह से उससे पहले वाली रिपोर्ट ले लेना और उसे फाड़ देना, जला देना उसके सामने। यस, एकदम। देखो, अबॉर्शन हो जाने के बाद, रिपोर्ट फट जाने के बाद तुम बिल्कुल क्लियर हो। तुमने पहले जो कुछ भी कहा है उसका कोई सबूत नहीं है उसके पास, तुम उसे नकार सकती हो, बिल्कुल सिरे से नकार सकती हो। कुछ नहीं होगा, करने दो उसे इंक्वायरी। बिना सबूत के वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 4-5 दिन बाद हम उस पर मेंटल हरासमेंट का केस लगा देंगे और इंक्वायरी अपने आप रुक जाएगी और फिर सब कुछ पहले जैसा, एज पर प्लान। पता नहीं। देखा नंदिनी, सिर्फ एक अबॉर्शन से हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। नहीं नची, पता नहीं, पता नहीं, जो कभी सोचा भी नहीं था वो सब कुछ करना पड़ रहा है। पता नहीं राह हमें कहाँ कहाँ लेकर जाएगी। मुझे नहीं लगता
ये सब हो जाने के बाद मैं कभी आईने में भी अपनी नजर से नजर मिला पाऊं। नंदिनी, हमें सब्र करना होगा, सब्र करना होगा नंदिनी। देखो, अगर यह अबॉर्शन नहीं हुआ, सारा मामला खुल गया ना, तो मुझे फांसी होगी और तुम्हें उम्र कैद। हमारा बच्चा जेल में पैदा होगा और जब तुम जेल से बाहर आओगी तब दूसरों की तो छोड़ो, खुद अपने बच्चे से नजर नहीं मिला पाओगी। लेकिन अगर सोचो अभी बच गए तो मिलने वाली रकम हमारे होने वाले बच्चे के फ्यूचर के काम आएगी। समझ रही हो? मैं ऊपर जा रहा हूं, तुम निकलना। तेरी वजह से भाग क्या हुआ? मेरी वजह से? मैंने क्या किया? बीच में क्यों आ गई? वो दिन उस तुम लोग कहाँ थे, किसके साथ थे और क्या कर रहे थे, ये सारी रिपोर्ट मुझे दो। अच्छा, और अगर नहीं दिया तो? मुझ पर कोई बाइंडिंग तो है नहीं कि मैं अपनी पर्सनल बातें आपके साथ शेयर करूं? है, क्योंकि तुम खून की गुनहगार हो। देखो, मुझे पुलिसिया ट्रीटमेंट इस्तेमाल करने के लिए मजबूर मत करो। इन्वेस्टिगेशन में बाधा पहुंचाने के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ, रिमांड दे सकता हूँ। जरूर दीजिए, पर पहले ये बताइए कि आपको मेरे घर की चाबी कैसे मिली? वो हमारा सीक्रेट। अच्छा, ठीक है इंस्पेक्टर, आप मुझे रिमांड पर जरूर लीजिए मुझे रिमांड पर। बल्कि मैं तो चाहती हूँ अदालत में मुकदमा भी आप कल ही शुरू कर दीजिए। अच्छा। उस मुकदमे में निकलना तो कुछ है नहीं, आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, फिर मैं आप पर मेंटल हैरेसमेंट और डिफेमेशन का केस लगाऊंगी। ओके? अभी तेरा यार पकड़ में आ गया होता ना, तो ये जो तोते की तरह तेरी जबान चल रही ना पटे सब बंद हो गई हो। Talk like a gentleman। एक इज्जतदार विधवा से किस तरह बिहेव करना चाहिए, शायद इसकी ट्रेनिंग आपको नहीं दी गई। एंड मैं 2 दिनों की ट्रैवलिंग से थक गई हूँ, आराम करना चाहूंगी, आप जा सकते। आप आराम कर सकती, मैं कहीं नहीं जाऊँ। हाँ? आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? आपका नजर रख रहा हूँ। What? जी। देखिए इंस्पेक्टर, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। पुलिस के पहले में तो और भी सुकून की नींद आएगी। मैं आपकी प्रेजेंस में मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है इंस्पेक्टर। जानता हूँ, लेकिन आप पर नजर रखना बहुत जरूरी है, वरना आप फरार हो जाएंगे। आप नहीं मानेंगे? नहीं। ठीक है, यही आप यही, मैं अभी कमिश्नर साहब को फोन करके कंप्लेंट करती हूँ आपको। जरूर करिए कंप्लेंट। उनसे कहिएगा कि मैं इंस्पेक्टर सत्यशील के मना करने के बावजूद 2 दिन अपने घर से बाहर रही। मैं घर से बाहर निकली, मैंने टैक्सी पकड़ी, टैक्सी का नंबर था MH017765, उसके ड्राइवर का नाम आनंद यादव। और वहां से मैं दादर पहुंची। दादर पहुंचकर मैंने दोषी नर्सिंग होम में अनीता शाह के नाम से एडमिशन लिया और अपना एबॉर्शन कराया, और इस तरह से अपने खिलाफ जो सबूत था उसे खत्म कर दिया। एक सबूत नष्ट करने के चक्कर में मैडम आपने मुझे हाथ में बहुत सारे सबूत दे दिए। जिस दिन से ये केस मेरे हाथ में आया है उस दिन से आप पर 24 घंटे निगाह मिली। सारे सबूत, सारे फोटो, सब कुछ मेरे पास। लगाइए फोन, करिए मेरी शिकायत, लगाइए ना, कीजिए। नहीं इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी। यू शुड बी बट आपके घर में सोडा, हाँ? पानी तो होगा। क्यों? बस काम चल जाएगा। ड्रिंक्स लेना है मुझे।
ड्रिंक्स जी यहाँ? यहाँ। पर यहाँ मैं अकेली? अपना ये सती सावित्री वाला पोज मुझे मत दिखाइए, समझी ना? ड्रिंक्स तो मैं लूंगा और फिर आज रात को मुझे रुकना भी है यहाँ। क्यों? रात को क्यों? तो तेरा यार आएगा ना राजेश, उसे तो पकड़ना। देखिए इंस्पेक्टर, अगर वो आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। नहीं मैडम, सॉरी, आप पर यकीन नहीं किया जा सकता। सॉरी। हाँ देखिए, छोटा सा नहीं, एज यू विश। मैं लूंगा। 2 दिन से तुम दोनों के इंतजार में यहाँ पड़े पड़े सूख गया मैडम, गला सूख रहा है, मैं तो लूंगा। अब कुछ दम में दम आया। साला तेरा यार पकड़ में आ गया होता ना तो ऐसी मार मारता साले को के बस। सो गई क्या? हैं? सोइए 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 मैडम, सोइए। आपके अपने घर में ये आपकी आखिरी नींद है। कल से तो आपको लॉकअप में ही सोना है मैडम। लॉकअप में जलवा ही कुछ और होता है। वहां पर मिलने वाले कंबल में खटमल चूहे, दाल में रोटी में कंकड़ कीड़े, मुंह ऐसे खोलता है जैसे एक्सप्रेस ट्रेन। अरे भड़बड़ाते हुए सब बोलने लगोगी मैडम। सो रही है, आराम से सो रही है, अपने पति को मारकर आराम से सो रही है। अरे क्या बुरा था वो, अच्छा खासा था, हैंडसम। अरे तुझे प्यार भी करता ही होगा, लेकिन नहीं, मार डाला। अपने यार के साथ मिलकर उसको मार डाला। अरे पैसों के लिए उसको मार डाला तुमने, हैं? साली, अगर पुलिस रूल्स के मुताबिक तुझे महिला पुलिस के हवाले न करना होता ना तो अभी यही फोड़ता साली। ऐसा? अरे रुक, अरे क्या कर रही है? अरे रुक, अरे रुक। तेरी बातें सुनकर शर्म आ रही है। यार के साथ गुलशन में उड़ाती रही तब शर्म, एबॉर्शन करा के आई तब भी शर्म नहीं आई। मेरी बातें सुन के अरे साले तेरे यार को देख, इसे पकड़ता हूँ, साले को मैं देश मालूम था मेरे को कहाँ है। जानता हूँ, वक्त तुमने पड़ा है वो। जरा धीरे बोलो। तुम यहाँ पहुंचे कैसे? मैं वो मिड लैंडिंग से छज्जे पर खिड़की के सहारे अंदर। लेकिन एक बात बताओ, हाजी ये यहीं क्यों रुक गया? नची, तुम्हारे इंतजार। हाँ? सुनो, वो 2-3 दिन से उसने मुझे फॉलो किया था, उसे सब कुछ पता चल गया है। अब तुम मानो ना मानो, अब तुम हार गए हो नची, हम हार गए हैं। इसने हमारे फुल प्रूफ प्लान की धज्जियां रख दी है। सुनो, अब मैं तुम्हारे खून के इल्जाम में मैं फांसी पर लटकूंगी। नहीं, तो हम एक काम करते हैं, उस इंस्पेक्टर को ही खत्म कर देते हैं। हाँ देखो, बचने के लिए हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो ये कि हम इंस्पेक्टर को खरीद लें, लेकिन उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं। दूसरा तरीका ठीक है, वो इस समय सो रहा है, उसके मुंह पर तकिया दबाकर उसे मार डालते हैं। यही बेहतर तरीका। आओ चलो। नहीं नची, मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा मतलब? तुम्हारा कहा हर काम मैं कर सकूं, ये जरूरी तो नहीं। तो ठीक है, एक और तरीका है। क्या? उसके पास पिस्तौल है,
उसकी पिस्तौल से उसी को खत्म कर देते। आवाज होगी नच्ची। नहीं होगी। देखो तकिए में बंदूक घुसाकर फिर फायर करना तो बिल्कुल आवाज नहीं होगी। नहीं, देखो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। कोई गड़बड़ नहीं होगी। नच्ची मुझसे नहीं होगा। होगा, शांत रहो, होगा। देखो वो सो रहा है, उसके हाथ से धीरे से पिस्तौल निकालो, तकिया उठाओ, तकिए में घुसेड़ो, बंदूक थाए मर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमें इस जाल से निकलना है ना, ये करना होगा। कम ऑन, कम, बी ब्रेव, कम। मुझे मारोगी? एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मारने की हिम्मत कहां से है? तुम्हें क्या लगा पेट्रोल में पड़ा? अरे 5-6 पैक से तो गला भी तक नहीं होता मैडम। वो तो मैं यूं ही आपको दिखाने के लिए। कहाँ गया वो जो तुम्हारे साथ था? कोई नहीं था। अच्छा, मेरे मुंह पर टकिया रखकर मारने का आइडिया तुम्हारा था? हाँ? मुझे पागल समझा है? मैं अकेली थी। मैंने सब सुन लिया। कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? बताओ कौन था तुम्हारे साथ? क्या क्या कहा तूने? कौन नहीं है? कौन नहीं है? मेरा मतलब राजेश। मैं राजेश बोलना चाह रही थी। राजेश। गाहे बगाहे सच मुंह से निकल जाता है मैडम। वैसे मैडम आपकी इस मेजबान पर कोई रहता है? हाँ, जब आप घर में नहीं थी तो मैं वहां गया। मैंने वहां देखा था एक गद्दा, तकिया, चादर और थोड़ा सा सामान। मैडम नंदिनी नचिकेत, नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। अब मैं तुम्हें महिला पुलिस को बुलाता हूँ कमिश्नर साहब को फोन करके तुमको ले जाने के लिए। फोन रखो। कौन रोकेगा मुझे? मैं। अच्छा, फोन रखो। क्या करोगे? गोली मार दूंगी। तुम मुझे? जरा सी हलचल कर ली, गोली मार दूंगी। मुझे गोली मारोगी? हाँ, मैं तुम्हें गोली मारूंगी। तकिया मुंह पर रखकर मारने में तो काम रही थी, गोली मारोगी मुझे? हाँ, मैं गोली मारूंगी। अगर मेरी बात नहीं मानी इंस्पेक्टर, मैं गोली मार दूंगी। मारो गोली, चलाओ गोली। कहाँ मारोगी? यहाँ, 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 कहाँ मारोगी? चलाओ गोली। यस, चलाओ, चलाओ गोली। रिवॉल्वर में गोली होगी तो चलेगी ना बेटा? गोलियां तो मैंने पहले ही निकाली। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। अब तुम्हारे खिलाफ मेरे पास पक्का सबूत और एक रिटन सबूत भी मुझे मिल गया। तुम्हारे उस बेवकूफ यार ने सारा प्लान वहां फाइल में लिखकर छोड़ा। रिटन इंस्पेक्टर, हमसे भूल हो गई। हम ऐसा नहीं करना चाहते। जी मैं तो पहले ही कह रहा था आपको कुछ नहीं करना चाहिए। पहले दिन गुनाह कबूल कर लेती तो आपको सरकारी गवाह बना दी। और अब क्या हो सकता है? क्या अब कुछ नहीं हो सकता? क्या हो सकता है बताइए ना, जैसे क्या हो सकता है? हमें मतलब मैं कहना चाह रही थी। बोलिए ना। मैं कैसे कहूँ? नहीं जैसे भी कहें बोलिए ना। कहना चाह रही थी कि अगर जैसे कि अगर मैं आपको रुपए दे दूँ तो? यानी मुझे रिश्वत? यानी मुझे इससे बाहर आना है बस। कैसे मैडम, आप तो इसमें बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हैं। पर आप तो मुझे छुड़ा सकते हैं ना? हाँ छुड़ा तो सकता हूँ। मुझे क्या करना है? सिर्फ एक रिपोर्ट ही तो देना। मिसेस नंदिनी नचिकेत इज इनोसेंट, नथिंग फाउंड सस्पिशियस। मिसेस नंदिनी नचिकेत इज इनोसेंट, दैट्स ऑल। प्लीज इंस्पेक्टर, प्लीज ऐसा कर दीजिए।
आप जो बोलेंगे मैं दूंगी। वाकई? जी हाँ, सच में? हाँ, सच में। I just want to come out of this mess. पक्का। 1 करोड़। जी हाँ। करोड़? पूरा 1 करोड़। ये देख लीजिए, मेरा एक प्रपोजल है, अगर आपको सूट करता हो। पहले आप देख लीजिए कि आप इस केस में बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। अदालत में तुम दोनों पर मुकदमा चलेगा और तुम दोनों को उम्र कैद या फांसी की सजा होगी। जानती मैंने तुम दोनों क्यों कहा? क्या? मैडम नंदिनी नचिकेत, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका पति चिंता है। वहां वेबसाइट पर छुपा बैठा है। मिस्टर नचिकेत, नीचे बताइएगा, मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी, वरना मैं आपको शूट कर दूंगा। मुझे आपकी खूबसूरत बीवी को एक प्रपोजल पेश करना है। इस गुनाह को तुम दोनों ने कैसे अंजाम दिया, ये मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है नंदिनी। तुम्हें अब इस केस में से सिर्फ मैं और सिर्फ मैं बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। क्या? तुम्हें मुझसे शादी करनी है। शादी? शादी? तुम तो जानती हो मैं अकेलेपन से कितना डरता हूँ। वैसे भी जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, मेरे मन में शादी करने की इच्छा है। और जैसे जैसे तुम मेरी जान में फंसती चली गई, ये इच्छा और जोर पकड़ ले। पर नचिकेत की जिंदा होती हुई? नचिकेत की जिंदा, ये तो सिर्फ तुम्हें मालूम। सारी दुनिया की निगाह में वो मर चुका है। और लोग क्या कहेंगे? यही ना कि तुमने दोबारा शादी कर ली। सो व्हाट? मैडम, आपके पास सोचने के लिए 12 घंटों का वक्त। मैं कल सुबह फिर आऊंगा और फिर हम ये तय करेंगे कि आपके साथ क्या करना है, अरेस्ट या शादी। और जहां तक नचिकेत का सवाल है, आप उसकी चिंता मत करिए, उसका भी इंतजाम है मेरे पास। ले लीजिए साइनाइड का कैप्सूल, उसे दे दीजिए, मर जाए आराम से। पहले से मरे हुए आदमी को डिस्पोज करना बहुत आसान होता है। और वैसे भी आपके पति को मरना तो वो भी एक्चुअली में है ही। हमारा भला करके मरेगा तो थोड़ा सा पुण्य कमा। मैडम नंदिनी, अब मैं आपके लिए 2 फाइलें तैयार करूंगा। एक के मुताबिक आप दोषी होंगी और दूसरे के मुताबिक निर्दोष। अब मैं कौन सी फाइल ऑफिस में जमा करूं, इसका फैसला आप कर। मैं कल फिर आऊं। अरे फेंक दो वो गोली। फेंक दो वो गोली, साइनाइड है वो। या लेने का इरादा है? ये तुम्हारे लिए है। क्या? अच्छा, वो इंस्पेक्टर ने बोला इसलिए मैं ले लूं ये? ये तुम्हें डिसाइड करना है नची। क्या मतलब? क्या तुम्हें भी वो इंस्पेक्टर जैसा लग रहा है क्या कि मैं मर जाऊं? सच पूछो तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे लग क्या रहा है। ये बात जरूर सच है कि उसकी कही कुछ बातों से तो मैं भी अग्री करती हूँ। क्या? और हमारे पास चारा ही क्या है नची? हमारे जेब के सारे पैसे खर्च हो गए, हमारी चली सारी दाम उल्टे पड़ गए। कल सुबह चाय और दूध के लिए 20 रुपए नहीं है नची हमारे पास, है तो केवल एक चेक। हाँ देखो, फालतू बहस करने की जरूरत नहीं। चलो जल्दी, हम लोग यहाँ से बाहर भाग जाएंगे। नहीं, क्यों? मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तो तुम क्या करने वाली हो? मैं सत्यशील के प्रपोजल पर सोच रही हूँ। क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? किस बात की? बच्चा दूसरा का है, ये कहते शर्म नहीं है। अबॉर्शन करवाते वक्त शर्म नहीं आई। हाँ, तो फिर किसी और से फिर एक बार शादी करने में कौन सी शर्म? जान तो बचेगी, 1 करोड़ रुपए भी। और मैं? ये सवाल तुम्हारा है। बंदरिया की कहानी तुम्ही ने सुनाई थी ना मुझे, याद करो। देखो वो तुम्हें फंसाएगा, बता दे रहा हूं मैं। किसी न किसी पर तो यकीन करना ही है ना मुझे। अब तक तुम पर किया। मैं पति हूं तुम्हारा। पति थे, वो पति 5 महीने पहले मर गया है। अब तुम केवल एक लाश हो नची, जिंदा लाश। तुम अब हार गए हो तुम। उस सत्यशील ने तुम्हारे फूल प्रूफ प्लान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। वो जैसा भी है वो मेरा जीवन दाता है। लो और जाओ, अपनी जगह पर जाकर पड़े रहो।
तुम खत्म हो गए हो नची, खत्म हो गए हो तुम। और मैंने परिस्थिति के साथ समझौता करने का फैसला कर लिया। गुड बाय। गुड मॉर्निंग। तो फिर क्या फैसला किया है? बताने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है तुमने मेरे साथ चलने का फैसला किया। आपको कैसे मालूम? मुझे तो यहाँ की एक एक बात मालूम। हाँ? नंदिनी, तुम्हें याद है जब मैं पहले दिन तुम्हारे घर में आया था तो मैंने तुमसे एक गिलास पानी मांगा। हाँ। जब तुम पानी लेने गई थी तो मैंने तुम्हारे इस फ्लावर वाज में एक माइक्रोफोन छुपा दिया। हाँ? अब इसकी मदद से यहाँ की सारी बातें तुम्हारी बिल्डिंग के सामने वाले फ्लैट में रिकॉर्ड। वो फ्लैट मैंने किराए पे रखा, मैं वहां पर रहता हूँ। तुम लोग जैसा प्लान बनाते हो मैं उसी के अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाता हूँ। ग्रेट। ग्रेट? ये तो कुछ भी नहीं। मैंने आज तक 98 केसेस सॉल्व किए, या यूं कहूँ कि शतरंज की 98 बाजियां। अच्छा, और जाहिर है आपने सारी बाजियां जीती होंगी। ऑफ कोर्स, मैंने हर बार गुनहगार को पकड़ निकाला और दोनों तरफ से भरपूर फायदा उठाया। अच्छा, दोनों तरफ से मतलब जब मेरे पास कोई केस आता है तो मैं सीधा गुनहगार के पास नहीं जाता, दूर से उस पर निगाह ये जानने की समझने की कोशिश करता हूँ कि गुनाह कैसे हुआ। और फिर उसके बाद अब केस नंबर 85, उसमें एक बैंक रॉबरी, 4 लोग शामिल थे। और आपने उन चारों को पकड़ लिया? बिल्कुल नहीं, मैंने सिर्फ एक को, बाकी 3 को मार। मैंने उन तीनों को आपस में लड़वा दिया और उन तीनों को मारकर उनका बहुत सारा पैसा खुद हड़प और फिर चौथे आरोपी को ले जाकर पुलिस कमिश्नर साहब के सामने पेश कर दिया। और इस तरह से डिपार्टमेंट से इनाम और वाहवाही दोनों ले। इस तरह से तो आपने बहुत पैसे कमाए होंगे। I mean, 1 करोड़? 1 करोड़? 20 करोड़ से भी ज्यादा मैडम। और किसी को कोई शक ना हो इसलिए मैं बहुत खर्च नहीं करता और बहुत सारा कैश भी अपने पास नहीं रखता। अच्छा, तो क्या पैसा गाड़ कर रखते हैं? नहीं, एक औरत के नाम से बैंक पे जमा कर रखे। औरत? ओह, ये तो उस औरत को भी नहीं मालूम कि मैंने उसके नाम से बैंक में पैसे जमा कर। कुछ साल पहले मैंने एक लड़के को पकड़ा था, एक फोर्जर था, बट एक्सीलेंट। क्या कमाल है, किसी के भी सिग्नेचर कॉपी करने में महारत हासिल की उसने। अच्छा। मैंने इस शहर के इंडस्ट्रियलिस्ट की बीवी के नाम से एक बैंक में अकाउंट खोला, सारा पैसा उसमें जमा किया और उस वो औरत के सिग्नेचर की कॉपी उस लड़के से कराकर बहुत सारे चेक अपने पास में रखे। अब जब पैसे की जरूरत होती है तो मैं उस औरत का मैनेजर बनकर बैंक जाता हूँ और पैसा निकाल लेता हूँ। वो औरत इतनी अमीर है कि किसी को संदेह भी नहीं। ये सब कुछ चल रहा है पिछले 2 साल से बहुत स्मूथली। नंदिनी, हम आज ही शादी। हाँ? और फिर उसके बाद मैं ये नौकरी छोड़ दूँ। तुम भी ये चेक जमा करो, इसके कैश होते ही हम यहाँ से चलेंगे कहीं हनीमून पर। अरे वो तुम्हारे नचिकेत का क्या हुआ? मैंने तो अपना फैसला उसे कल रात को ही सुना दिया। उसका फैसला उसे खुद करना है। ब्रिलियंट, हो गया फैसला। चलें? लाओ तुम्हारा सामान। बस यही लाओ। रुको। तुम कौन हो भाई? मैं नंदिनी का पति नचिकेत। लेकिन वो तो 5 महीने पहले मर चुका है। नहीं, वो झूठ है, मैं जिंदा हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? हाँ? तो
तो फिर मैं कौन हूं? ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। देखो भाई, हमारा टाइम वेस्ट मत करो, हमें जाना है। चलो ऑर्डर रास्ते से। देखो देखो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं जाने दूंगा। ठीक है, ठीक है, तुम नहीं मानते ना, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। मैं अभी कमिश्नर साहब के पास जाता हूँ, उन्हें फोन करता हूँ और उनके सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा। उनको बता दूंगा कि मैं जिंदा हूँ। अरे कम से कम रायता तो खिला ही दूंगा मैं। ए मिस्टर, फोन रख, रखो, गोली मार दूंगा। मुझे दो सत्यशील, मुझे दो पिस्तौल। क्या? मैं ही खत्म कर देती हूँ। तुम मुझे मारोगे? हाँ, मैं मारूंगी। ठीक से एम करो दंदरी, दोनों आंखों के बीच में। नाउ शूट हिम। इट्स एन ऑर्डर। यस सर। बॉस द ऑर्डर सर। ये क्या करेगी तुम? ये क्या करेगी तुम? ये क्या? हिलना मत। हाँ, हम दोनों एंटी करप्शन सेल में ऑफिसर्स हैं। यस, बदतमीजी नहीं है। एंटी करप्शन सेल में कलीग्स हैं। यस, हिलना मत। शूट करने का ऑर्डर से हमें डिपार्टमेंट को शक था कि तुम इन्वेस्टिगेशन के बहाने लोगों को ब्लैकमेल करते हो। बेचारी औरतों को उनका नाजायज फायदा उठाते हो। बैठो। और हमारे इस प्लान में कमिश्नर साहब भी शामिल थे। झूठा खून, झूठा चेक, झूठी क्लेम, झूठी प्रेगनेंसी और झूठा अबॉर्शन। और तुम उसमें उलझते चले गए। और सुनो, डिपार्टमेंट को मालूम है कि तुमने अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए अब तक 98 केसेस सॉल्व कर लिए, निपटा दिए। इसीलिए तुम्हें फंसाने के लिए डिपार्टमेंट ने फर्जी केस नंबर 99 बनाया। नंदिनी, कमिश्नर साहब को फोन करो। सर, मिशन सक्सेसफुल। खून, बलात्कार, फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग के जुर्म में मिस्टर सत्यशील सत्य, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हारा खेल खत्म।